नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स और हमारा खास शो जहां पर मौका होता है महिला व्यूअर्स को लाइव बैठकर शो में अपने पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह लेने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सास बहू और सेंसेक्स की। और आज की एक्सपर्ट आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं, 3 महिला व्यूअर्स भी हमारे साथ हैं। लेकिन फटाफट से पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं कि क्या रुझान आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। और अगर आप मार्केट्स को देखेंगे आज तो तेजी आज मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी है। कई पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे जहां पर तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ऑल्दो इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स में निफ्टी आपको 18,800 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई देगा। 18,600 के नीचे कल फिसला था, उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो कल कोशिश की पूरी 18,600 को होल्ड करने की, लेकिन फिलहाल उन्हीं लेवल्स के नीचे ट्रेड करते हुए हल्की बढ़त दिख रही है, क्योंकि सारा आज जो एक्शन है वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में बना हुआ है। सरकारी बैंकों में बना हुआ है। पीएसयू बैंक इंडेक्स जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। फाइनेंशियल स्टॉक्स आप देखिए, बैंक स्टॉक्स देखिए, एनबीएफसीज यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि एक आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलमोस्ट 350 अंकों की तेजी के साथ ही कर रहा है कारोबार। और पीएसयू बैंक इंडेक्स तो एक आउट परफॉर्मर रहा ही है। तो ज्यादा फोकस आपको आज फाइनेंशियल स्पेस में दिखाई देगा। सरकारी बैंक हो, बड़े बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सभी में तेजी देखने को मिल रही है। तो ये है फिलहाल मार्केट का मूड। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो फटाफट से एक कंट्रीब्यूशन के स्क्रीन और आपके सामने ले आते हैं। और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आज जो परफॉर्मेंस आ रही है वो बैंक स्टॉक्स की ओर से आ रही है। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आयशर मोटर्स ये स्टॉक्स से सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक 10 अंक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 8 अंक का कंट्रीब्यूशन। वहीं दबाव वाली साइड पर जो आईटी और फार्मा है वो आपको नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देंगे। स्टॉक्स भी गिरावट दिखा रहे हैं और इंडाइसेस भी लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन चलिए सास बहू सेंसेक्स में सबसे पहले तो आपको तरीका बता देते हैं, उसके बाद अपनी महिला व्यूअर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वहां भी आकर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको इस शो का हिस्सा बनाएगी। लेकिन बात करें आज के हमारी महिला व्यूअर्स की, तो 3 व्यूअर्स हमारे साथ हैं। अंतिमा जैन है अहमदाबाद से, बेंगलुरु से लक्ष्मी चालवाड़ी हैं और साथ ही कानपुर से नेहा मिश्रा हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। आपके पोर्टफोलियोज पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आस्था से क्विकली एक मार्केट पे व्यू ले लेते हैं। आस्था, बाजार में हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे और आमतौर पर रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा कंसोलिडेशन आता है। लेकिन 18,600 के नीचे कल निफ्टी बंद हुआ, उन्हीं लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या रेंज आप नियर टर्म में निफ्टी की फिलहाल देख रही हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखा जाए तो नियर टर्म में, या मैं सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन की भी बात करूं तो रेंज जो निकल के आ रही है वो मोटा मोटी 18,550 डाउन साइड में और 18,630 अप साइड में। मुझे लगता है आने वाले जो अब 2-3 घंटे ट्रेड के बाकी रहे हैं उसी में हमें निफ्टी इस दायरे में कारोबार करती हुई नजर आएगी। निफ्टी में अगर लॉन्ग पोजिशंस यहाँ पे बिल्ड करनी है तो अभी ना करें। एक बार अगर ये कंफर्टेबली 18,650-670 के ऊपर क्लोज होता है तो काफी बढ़िया मौके होंगे कि वापस से लॉन्ग जाए, तब तक अभी रुक जाए। और नीचे में अगर शॉर्ट करना है तो मेरे हिसाब से बढ़िया लेवल जो निकल के आ रहा है वो 18,500 का है। 18,500 के नीचे थोड़ी निफ्टी यहाँ पे वीक लगती है। तो ऑल इन ऑल आज कुछ करना नहीं है, वेट एंड वॉच करना है और जो लेवल्स दिए हैं उन्हीं के हिसाब से ट्रेड करना है। ओके, तो 18,500 अगर टूटेगा तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है निफ्टी में, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन एक दायरे में ही शायद दिन भर ट्रेड होते हुए दिखे, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन चलिए अब चलते हैं हमारे व्यूअर्स के पास। और क्योंकि आज सबसे ज्यादा एक्शन गुजरात में है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अहमदाबाद से अंतिमा जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंतिमा, बस इतना बताइए कि जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे खुश हैं या निराश? बिल्कुल, यहाँ पे मोदी का ही राज है, मोदी ही जीतेंगे और बीजेपी का ही है सब कुछ। तो गुजरात में तो बीजेपी है ही। देखिए, मैंने पूछा नहीं था आपने किसको वोट दिया, इसीलिए मैंने इनडायरेक्टली पूछा आपसे कि आप खुश हैं या नहीं, बट आपने बताया। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अब तक के रुझानों में बीजेपी लीड करते हुए। बिल्कुल, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कि यहाँ पर बीजेपी का राज है और बीजेपी जीतेगी। ओके, चलिए उसी तरीके के रिजल्ट्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा चलिए आपके पोर्टफोलियो पर आ जाते हैं। तो बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास पोर्टफोलियो में और क्या जानना चाहती हैं? अपना फोरम पूरा कर लेती हूँ। टुडे इज माय हस्बैंड्स बर्थडे, विशिंग हिम अ हैप्पी बर्थडे। जो 3 साल से विश कर रही हूँ उनको सेम जैसी आवाज पे। और नेक्स्ट जी जी अंतिमा जी, तो हालांकि ये हमारा विमेन स्पेशल शो है, बट क्योंकि स्पेशल ओकेजन है आपके हस्बैंड का बर्थडे, तो आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं इस वक्त या नहीं? नहीं, अभी तो ऑफिस में है
बट मैं 3 साल से कंटिन्यू विश तो कर उनको रही हूँ। बोला है आपने कि नहीं कि आप शो में केक कट करेंगी उनका और वो ये शो देखे वहां पर और आपकी विशेस एक्सेप्ट करे? बिल्कुल, शो में कट तो जरूर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। और मैं आशीष सर को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि 2 साल से उनके साथ मैं हमेशा बर्थडे विश करते आ रही हूँ। ओके ओके, तो आशीष आज इस शो में नहीं है, बट आई एम श्योर आशीष ये शो देख रहे होंगे और मैं आपके जो रिगार्ड्स हैं वो उनको कन्वे कर दूंगी। लेकिन हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके हस्बैंड को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और ढेर सारी शुभकामनाएं उनको उनके जन्मदिन पर। थैंक यू, धन्यवाद जी बताइए अब। हाँ जी। अब बताइए आपके सवाल। मेरे पास में वंडरला है, 100 शेयर्स है, 230 पे मैंने बाई किया था। तो अभी उसका क्या है, मतलब इतना प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा ना कि मैं रिजॉर्ट में स्टे कर दूं 2-3 दिन, तो मेरा खर्चा निकल जाए। ठीक है, तो इनफैक्ट फायदा तो आपको अच्छा दे रहा है। 230 रुपए की आपकी बाइंग है, 375 पर ट्रेड हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करके हस्बैंड के लिए गिफ्ट तो खरीदने का प्लान नहीं है कहीं? नहीं, अभी थोड़ा और रुक के अच्छा सा गिफ्ट लेने का प्लान है। तो अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा इसका रिटर्न ओके मिलना चाहूंगी। ओके, आज तक क्या सजेशन इनके लिए वंडरला पर? प्रॉफिट्स तो अच्छे हैं, होल्ड रखें या क्या व्यू आपका? जी बिल्कुल। सबसे पहले अंतिमा मैम आपको और बहुत बहुत बधाई। आज आपके हस्बैंड का बर्थडे और उनको भी मेरी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देखा जाए तो वंडरला हॉलीडेज में बिल्कुल इनका यहाँ पे एक तो प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उसकी भी बधाई की पात्र हैं। मैम आप और रुक सकती हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि और अच्छे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज की तैयारी रखिए, आने वाले हो सकता है 1-2 हफ्ते ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आए, एक रेंज में ही ट्रेड करे, और वो जो रेंज बन के आ रही है वो 350 से 400 के बीच में है, तो इसी में ये घूमता रहेगा। लेकिन जिस दिन इसने 400 के लेवल को कंफर्टेबली क्लोज कर दिया, उसके ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो मुझे लगता है और अच्छी तेजी ये काउंटर दिखाएगा, जो ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 450 का। तो आपको अभी रुकना है, होल्ड करना है अपनी पोजीशन को, प्रॉफिट ना बुक करें और एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कैरी करें, जो कि आ रहा है 350 के आसपास। तो बनी रहने की सलाह रहेगी वंडरला में। बिल्कुल, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 350 का स्टॉप लॉस लगाइए। 400 पार करेगा तो तेजी दिखाएगा और भी होल्ड कर सकती हैं। अब चलते हैं सीधे बेंगलुरु। लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए आपके पोर्टफोलियो ने लक्ष्मी बरसाई आपके पोर्टफोलियो पर या नहीं, और कौन सा स्टॉक आप लेकर आई हैं? जी एक्चुअली मैंने मार्क्सन फार्मा का एक स्टॉक लिया था जब कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो काफी 94 तक वो गया था उस टाइम पे, और उसके बाद वो फिर सडनली मैंने 86 का बाई किया था वो टाइम पे, और 1000 शेयर किया था। तो अब जब मैं देख रही हूँ तो उसमें काफी गिरावट हो गई बीच में, अब वो कुछ बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए भी मुझे उसमें? तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कुछ सेल ऑप्शन पिक करना पड़ेगा? ठीक है। इनफैक्ट आज था फार्मा शेयर्स में उन्हीं इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है जिन्होंने 2020 की शुरुआत में एंट्री ली थी। 2022 में जिसने भी खरीदा उनको सभी को नुकसान है, फिर कोई भी फार्मा स्टॉक क्यों ना हो। इनकी बाइंग भी ऊपर के लेवल की है, 86 के आसपास की। 1.5 साल कमाल दिखाने के बाद ये स्टॉक्स नीचे तो आए हैं। अब इनको क्या करना है लॉन्ग टर्म विजन के साथ, क्योंकि 63 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, बाइंग इन्होंने 86 पर की है। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे बिल्कुल वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ट्स की पोजीशन बन रही है, स्पेशली जो वीकली चार्ट है, वो यहाँ पे मजबूती दिखा रहा है। अगर ये इस पूरे महीने में 62 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता रहा, इनफैक्ट आज भी 63 के आसपास ये चल रहा है, 63 के आसपास, तो 62 के ऊपर ये जब तक है मेरे हिसाब से वापस से ये तेज होने की कगार पे है। और ऊपर में हमें जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो पहला 78 का रहेगा और उसके बाद 88 का रहेगा। समय सीमा यहाँ पे 3 से 4 महीने रखनी है मैम को और अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, अभी ना निकले। मेरे हिसाब से अगर ये 62 के ऊपर रह गया तो ये इनकी कॉस्ट प्राइस तक जरूर जाना चाहिए, बने रहें। लेकिन अगर फिर भी एक स्टॉप लॉस अच्छा जो मुझे लगता है वो तकरीबन 54 के लेवल के आसपास आ रहा है, तो 54 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। पहला टारगेट 78 और उसके बाद 88 का रहेगा। ओके,
होल्ड कीजिए, आप आपके भाव तक जा सकता है ये स्टॉक। 3-4 महीने का टाइम दीजिए, लॉन्ग टर्म विजन हो तो होल्ड कीजिए और 3-4 महीने बाद फिर से रिव्यू कर सकते हैं इस पोजीशन पर आप लक्ष्मी जी। अब चलते हैं सीधे कानपुर। हमारे साथ नेहा मिश्रा हैं फोन लाइन पर। नेहा नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्ते मैम। मैंने नाइका शेयर 990 क्वांटिटी 191 पे परचेज किया था, बट अभी तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस दिख रहा है, तो मुझे कब तक ये होल्ड करना होगा? तो लॉस तो है काफी, इनफैक्ट आपको 18 रुपए का लॉस है, लेकिन बहुत ऊपर के लेवल्स पे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में फंसे हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका आस्था नाइका पर, क्योंकि 191 की बाइंग है, 172 पर ट्रेड कर रहा है। अगर एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर ले तो पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट इनका नुकसान कम हो जाए, फायदा भी ना हो तो? हाँ, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करना चाहिए। और इसमें भी ये चीज ये देख लें कि आने वाला जो 1 महीना है उसमें ये एक रेंज में घूमेगा, जो चार्ट्स पे पोजीशन बनी हुई है, और वो रेंज निकल के आ रही है 165 नीचे में और ऊपर में आ रही है तकरीबन 225, यानी कि 1 महीने तक ये एक ही दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। अभी आप मैम अपनी पोजीशन में बने रहें, लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे 160 का लेवल रख लें। मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर आता है तो आपको निकलने के अच्छे मौके मिलेंगे, जहां नुकसान कम होगा तो अभी ना निकले, 160 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। ऊपर में मेरे हिसाब से एक बार वापस से 190 से लेके 200 तक के जोन है, वहां पे आप निकलने का प्रयास करें। अभी तो बने रहने की सलाह है। ओके, होल्ड करने की सलाह है। चलिए वापस से चलते हैं अहमदाबाद अंतिमा के पास। अंतिमा, वंडरला की बात तो हो गई, अब आईटीडी सीमेंटेशन भी है शायद आपके पास। किस भाव पर लिया है आपने? हाँ, आईटीडी सीमेंटेशन मैंने 89 मेरा एवरेज रेट है 300 शेयर पर। तो अभी इंफ्रा तो चल रहा है, लेकिन अभी इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म या फिर? ओके ओके, हेलो। 89 की बाई है, 136 पर ट्रेड कर रहा है, 47 रुपए का फायदा इनको हर स्टॉक पे हो रहा है। तो क्लियरली वही जानना चाहती हैं आस्था, क्योंकि प्रॉफिट में है, तो क्या आउटलुक है लॉन्ग टर्म के लिए? होल्ड करना सही रहेगा स्टॉक को, या क्या सजेशन आपकी तरफ से? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छी चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, जो दर्शाती है कि लॉन्ग टर्म में और तेज होगा ये काउंटर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहा जा सकता है। पहला टारगेट 145 और फिर 160 का भी ये रख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए मैम, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो गया तो बीच में एक ऐसा दौर भी आ सकता है कि थोड़ा सा करेक्ट हो, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। आप आराम से यहाँ पे होल्ड करिए। वैसे भी कॉस्ट प्राइस काफी लो की है, जब तक ये 103 के नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप उसी के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कंटिन्यू करें। और मेरे हिसाब से ऊपर के जो टारगेट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं 160 से 175, वहां तक आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का विचार करें। अभी तो बने रहे। ठीक है, चलिए, तो अभी होल्ड करने की सलाह है, फायदा आपको और हो सकता है, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। फटाफट से लक्ष्मी से पूछ लेते हैं, उनके पास दूसरा स्टॉक कौन सा है। लक्ष्मी बताइए। जी, मेरे पास अभी एक कार ट्रेड है जो मैंने आईपीओ में लिया था। तो जैसे भी आईपीओ लगा, बट वो 1600 to 18 रुपीज का था, और डायरेक्टली वो बहुत कम होते हुए अब वो 800 पे कुछ ट्रेड कर रहा था। तो काफी, हाँ, 495 पे कुछ है आज के रेट में। तो उसे क्या करना चाहिए? लॉस में ही पूरा निकाल देना चाहिए या फिर उसे होल्ड कर सकते हैं अभी भी? ऑल दो अच्छी बात ये है लक्ष्मी कि आपके पास क्वांटिटी कम है, नुकसान तो आपको बहुत हो रहा है इस स्टॉक में। बताइए आस्था, क्या करें? निकाल दें, लॉस बुक कर लें, या कोई और सजेशन? कार ट्रेड में 9 शेयर्स हैं 1618 पर। देखिए, वीक ही लग रहा है काउंटर, और अगर इसने 460 का लेवल क्रॉस किया तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से पार्शियली एग्जिट करिए। वैसे तो क्वांटिटी कम ही है मैम के पास, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें नुकसान बुक करके निकल जाइए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तेजी के आसार तो नजर नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा पार्शियली नुकसान बुक करके मैं निकलने की सलाह दूंगी, और कुछ शेयरों को चाहे तो होल्ड कर ले 450 के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, अभी आईपीओ सीजन चल रहा है, तो शायद 1-2 कंपनी के आईपीओ ऐसे आएंगे जो सिमिलर साउंड करेंगे, तो तभी हो सकता है कि एक चाल आए और उसमें फिर ऊपर के आपको लेवल्स देखने को मिले जहां आप निकल और सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 550 से लेके 600 के आसपास अगर ऊपर किसी भी वजह से आता है तो पार्शियली उधर एग्जिट कर जाए। ओके,
चलिए, तो वीक तो लग रहा है स्टॉक, लेकिन जो लेवल्स आपको आस्था ने बताया उन पर आप ध्यान रखिए। चलते हैं अब सीधे कानपुर नेहा के पास। नेहा से नायका पर तो बातचीत हुई, दूसरा स्टॉक भी पूछ लेते हैं। बताइए नेहा, कौन सा अगला स्टॉक आपके पास? मैम बीकाजी है 125 क्वांटिटी, वो 429 पे मैंने बाय किया था, बट अभी इसमें मुझे लॉस दिख रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए आगे? ये आपकी हाल फिलहाल की खरीदारी है क्या? यस मैम, ये मैंने लास्ट मंथ नवंबर में ही सारा बाय किया है। ओके ओके। आशा तो थोड़ा नीचे जरूर है, इनके भाव से नुकसान है, बट इतना नुकसान भी नहीं है कि लॉस बुक ना कर सकें। अब आप बताइए, अगर वैल्यू नजर आ रही है तो ये होल्ड करें या निकल जाएं? क्या सजेशन बीकाजी पर? 429 की बाइंग, 410 पर हो रही है ट्रेडिंग। देखिए कंपनी काफी बढ़िया है, लेकिन मैम जब आईपीओ आते हैं और इसका तो इश्यू प्राइस ही 300 का था, तो उससे इतना ज्यादा ये बढ़ गया था, तो इतने बड़े हुए प्राइस में खरीदना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाता है, क्योंकि 300 के इश्यू प्राइस के सामने आपने 400 के ऊपर के लेवल पे खरीद करी है। अभी नतीजे भी आए थे, वो भी ठीक ठाक थे, नतीजे अच्छे थे, लेकिन प्रॉब्लम मुझे सिर्फ वैल्यूएशन के साथ लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी काफी हाईली प्राइस था जब आईपीओ आया था, और उसके बाद अब तो इतना बड़ा रन अप आ गया, तो थोड़ा हो सकता है कि ये आपका पेशेंस चेक करें। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, 380 से लेके 450 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ समय में। मेरे हिसाब से अभी लॉस बुक ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं। ऊपर में मेरे को लगता है कि वापस से 445 450 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन समय सीमा यहाँ पे इनको बढ़ानी पड़ेगी, 2 से 3 महीना रखनी पड़ेगी, तो तब निकलने के ज्यादा अच्छे यहाँ पे मौके मिलेंगे। अभी रुकने की सलाह रहेगी। ओके चलिए, तो होल्ड कीजिए फिलहाल। आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है और वहां पर आप निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल 450 के आसपास आए तो वहां पर एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। चलिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, लक्ष्मी और साथी अंतिमा, आप तीनों का आने के लिए शो में अपने सवाल पूछने के लिए। और अंतिम एक बार फिर से आपके हस्बैंड को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये हुई हमारे व्यूअर्स से बातचीत। अब रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मार्केट्स दिन के ऊपरी स्तरों से या फिर जिन स्तरों पर ट्रेड कर रहे थे वहां से थोड़ा सा हल्का होते हुए, निफ्टी तो इनफैक्ट डे हाई पर था नहीं, लेकिन निफ्टी बैंक और मिड कैप्स में एक्शन था, वो दोनों इंडेक्सेस भी थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल निफ्टी 18,563 पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 300 अंकों की तेजी थी, वहां पर ये मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर 87 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अब 90 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, 1.4% के आसपास की। बैंक निफ्टी ऑल्दो 300 अंक ऊपर था, अब 275 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो दिन के हाई से थोड़ा बहुत नीचे जरूर आए हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश मिड कैप्स और निफ्टी बैंक दोनों ही कर रहे हैं। चलिए, इस बीच एक खबर है, और खबर ये है कि जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है फिर से रफ्तार पकड़ सकता है, और 11 और ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हमारे साथ और डिटेल्स के साथ रोहन मौजूद हैं। तो रोहन, बताइए क्या है पूरी खबर? जी, दरअसल पिछले साल ही सरकार का जो लक्ष्य था वो ये था कि 13 हवाई अड्डों का और प्राइवेटाइजेशन करना। इससे पहले 6 का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कोविड महामारी की वजह से सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डिले कर दिया था। कारण ये था कि जो बिडिंग होनी है वो पर पैसेंजर रेवेन्यू के आधार पर होनी है, और जो पैसेंजर ट्रैफिक था वो काफी कम हो चुका था। तो अब जब दोबारा से पैसेंजर ट्रैफिक प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार 4 लाख के लगभग पैसेंजर हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब सरकार ने सोचा है कि ये सही समय है एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन का, और 11 एयरपोर्ट का चुनाव किया गया है, जिसमें कि विजयवाड़ा, त्रिची, पटना, कोलकाता जैसे एयरपोर्ट है। इसमें जो खास बात होने वाली है कि कुछ ऐसे एयरपोर्ट में होंगे जो कि प्रॉफिटेबल हैं, जो कि मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एयरपोर्ट होंगे जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, जो कि बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में है। तो उन्हें क्लब किया जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट के लिए बिडिंग जो जिसे मिलेगी उसे ही एक नॉन प्रॉफिटेबल भी लेना पड़ेगा। ये मॉडल अपनाया गया है। सरकार का जो लक्ष्य है वो है कि इससे जो दूर दराज के इलाके में है उनमें भी निजी जो भागीदारी है वो बढ़े, और इसके लिए बहुत जल्दी ही एक कैबिनेट नोट है वो तैयार हो चुका है, कैबिनेट के समक्ष से रखा जाएगा, और बहुत जल्दी मार्च 2023 से पहले हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहती है। ओके, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 11 और ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन होगा। सरकार अब इस पर तेजी से काम करती हुई आगे दिखाई देगी। जैसे कि रोहन ने बताया, कोविड महामारी की वजह से जो पूरी प्रोसेस था वो थोड़ा देरी हो गई थी, और अब अगले कुछ सप्ताह में जो बोलियां हैं इंटरेस्टेड कंपनीज की वो गवर्नमेंट मंगा सकती है।
तो ये है पूरी डिटेल। शुक्रिया रोहन। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। आस्था आपका शुक्रिया स्ट्रैटेजीज मार्केट्स पर देने के लिए, व्यूअर्स को उनके पोर्टफोलियो पर सलाह देने के लिए। एक ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्रा। नमस्कार।